प्रतिरोध का स्वर अगस्त 2024। शीर्षक भारतीय रेल निजीकरण की तैयारी में रेल यात्रा का अमानवीयकरण। लेखक अपर्णा। भारतीय रेल निजीकरण की तैयारी में रेल यात्रा का ब्रिटिश उपनिवेशवादियों द्वारा भारत के समृद्ध प्राकृतिक व अन्य संसाधनों को लूटने, श्रमिकों को स्थानांतरित करने और अपना शासन बनाए रखने हेतु दमनकारी ताकतों के हस्तांतरण के लिए भारतीय रेलवे की स्थापना की गई थी। यह आज भी भारत के शासक वर्गों के लिए इस भूमिका को निभा रही है। भारत के लोगों के लिए यह एक जीवनधारा बनी हुई थी, आजीविका गंतव्यों तक पहुंचने के लिए और आजीविका की जरूरतों से बिखरे हुए परिवारों को एक साथ अपने जीवन को बुनने की सुविधा देने के लिए भी। यह अधिकांश लोगों के लिए लंबी दूरी के परिवहन का सबसे सस्ता और अक्सर एकमात्र साधन है। यह उन सभी विफलताओं के बावजूद है जो उत्तरोत्तर केंद्र सरकारों की सामान्य जनविरोधी नीतियों के कारण पैदा हुईं। नई आर्थिक नीतियों और डब्ल्यूटीओ शासन के बाद अस्थायी अनौपचारिक नौकरियां आम बात हो गईं और ग्रामीण संकट बढ़ गया। फिर भी लोगों की जीवन रेखा के रूप में यह चरित्र पिछले 10 वर्षों में लागू की गई नीतियों के कारण और भी महत्वपूर्ण हो गया है। जबकि कृषि आय स्थिर है और कृषि संकट जारी है, ग्रामीण बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार के लिए नियमित प्रवास की संख्या का विस्फोट हो गया है। पूर्वी और कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों से दक्षिण और पश्चिम भारत की ओर बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। इन पूर्वी राज्यों में विशेष रूप से बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा शामिल है, जहां से बड़ी संख्या में लोग आमतौर पर अस्थायी, निर्माण उद्योग में रोजगार, औद्योगिक क्षेत्र में, आईटी उद्योग में और कम वेतन वाली अनौपचारिक सेवाओं में रोजगार के लिए यात्रा करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल से शहरी रोजगार के साथ साथ मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा में ग्रामीण श्रमिकों के लिए उत्तर की ओर पलायन हो रहा है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ से पलायन हो रहा है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद जैसे महानगरीय शहर और हरियाणा और तमिलनाडु जैसे राज्य श्रमिकों के लिए गंतव्य है। महाराष्ट्र जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों से और मध्य भारत से कृषि श्रमिकों का दक्षिण की ओर बड़े पैमाने पर पलायन हर साल हो रहा है, जैसा कि छत्तीसगढ़ के एक 12 वर्षीय प्रवासी की मौत से पता चला है, जो कोविड-19 के दौरान तेलंगाना से पैदल लौट रही थी, जहां उसका परिवार मिर्च तोड़ने के लिए प्रवास किया था। अस्थायी कार्यस्थलों और मूल जिलों के बीच भारत के लोगों का यह विशाल आवागम मुख्य रूप से भारतीय रेलवे पर निर्भर है। यह एक ऐसी सेवा है जिसका हमारे लोगों के लिए महत्व कम नहीं किया जा सकता है। इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि यह देश में विशेषकर लंबी दूरी की यात्रा के लिए परिवहन का सबसे सुविधाजनक, सुलभ और सस्ता साधन बना हुआ है। हालांकि रेल हमारे लाखों लोगों, ज्यादातर श्रमिक वर्ग और ग्रामीण गरीब प्रवासियों के जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता है। पिछले लगभग एक दशक में इस सेवा के लिए केंद्र सरकार द्वारा लागत में कटौती की नीतियों और निजीकरण और मुख्य रूप से निगमीकरण के लक्ष्य को अपनाया गया है, जिसने अपरिहार्य रेल यात्रा को एक अमानवीय अनुभव बना दिया है। यह स्थिति आम लोगों और नागरिक के रूप में उनके आत्मसम्मान और अधिकारों के प्रति केंद्र सरकार की अवमानना को दर्शाती है। ये परिवर्तन आकस्मिक नहीं है और न ही जनसंख्या में बड़े पैमाने पर वृद्धि के कारण है, जैसा कि केंद्र सरकार के समर्थक प्रचारित करते हैं। संख्या में विस्फोट जनविरोधी विकास नीतियों के कारण है। प्रतिक्रिया में कम से कम केंद्र सरकार को लोगों की मदद के लिए परिवहन सुविधाएं विकसित करना चाहिए और इसमें सार्वजनिक धन बड़ी मात्रा में खर्च करना चाहिए। लेकिन वास्तविकता यह है कि योजना जानबूझकर विपरीत दिशा में तैयार की जा रही है। यह दिशा निजीकरण के पक्ष में जमीन तैयार करने की है। इसके लिए शासक 2 तरह के कदम उठा रहे हैं। एक है
कि सरकारी सेवाएं अक्षम और असफल है और इसलिए परेशान जनता को समझाया जा रहा है कि रेल का निजीकरण किया जाना चाहिए। सभी सार्वजनिक उपक्रमों में यही तर्क अपनाया गया है। दूसरा कदम यह है कि सभी यात्री पक्षधर सुविधाओं में कटौती कर दी जाए और सब्सिडी को न्यूनतम कर दिया जाए। यह केवल कॉरपोरेट को आकर्षित करने के लिए है। स्लीपर की जगह एसी कोच। आरंभ में इस परिणाम को प्राप्त करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है ट्रेनों की कोच संरचना। हमारी नियमित ट्रेनों में गार्ड कोच, पावर कोच, पेंट्री आदि सहित 22 बोगियां होती है, वंदे भारत, तेजस आदि को छोड़कर। पिछले कुछ वर्षों में ट्रेनों में स्लीपर कोच और जनरल कोच की संख्या में तेजी से कटौती की गई है, जबकि एसी कोचों की संख्या बढ़ गई है। बाद में लेख में यह दिखाया जाएगा कि यह न केवल लाभ कमाने के लिए है, बल्कि लागत में कटौती का एक महत्वपूर्ण उपाय भी है। कुछ साल पहले तक प्रत्येक ट्रेन में 11 से 13 स्लीपर कोच और कुछ एसी कोच, खासकर थर्ड एसी कोच होते थे। बेशक इसका कारण यह है, जैसा कि 16 नवंबर 2023 के एचटी इंग्लिश पेपर में प्रकाशित एक अध्ययन में दिखाया गया है, यात्री यात्रा की वास्तविकता यह है कि अप्रैल और अक्टूबर 2023 के बीच 390.2 करोड़ ट्रेन यात्रियों में से 95.3% सामान्य और स्लीपर कोच में थे और एसी कोचों में 4.7%। हमारी ट्रेनों के कोच कपूरथला, रायबरेली और चेन्नई, आखिरी को आईसीएफ भी कहा जाता है, में 3 रेलवे कोच फैक्ट्री आरसीएफ में निर्मित होते हैं। 27 नवंबर 2023 को वायर में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2020 कोविड-19 अवधि में रेलवे द्वारा जारी शेड्यूल यह था कि 22 कोच वाली ट्रेन की कोच संरचना में 3 एसी कोच, 2 एसी कोच, 7 स्लीपर कोच और 4 अनारक्षित कोच होंगे। जून 2022 में शेड्यूल को 2 स्लीपर कोच, 3 एसी और एसी कोच, 2 एसी कोच और सामान्य कोच का कोई उल्लेख नहीं किया गया। अक्टूबर 2023 आते आते जैसे जैसे कोविड-19 का प्रभाव समाप्त होता गया, ट्रेन यात्रा फिर से शुरू हो गई और स्लीपर कोचों की कमी महसूस हुई, तो रेलवे बोर्ड को व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा और उसने अपना रुख बदल दिया और अक्टूबर 2023 में 14 अक्टूबर आधिकारिक परिपत्र की तारीख है, एक नए कार्यक्रम की घोषणा की। इसमें 6 से 7 स्लीपर कोच, 4 जनरल और बाकी एसी और अन्य रूटीन कोच मिलाकर कुल 22 कोच थे। वहीं तत्कालीन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी 16 नवंबर 2023 को एक बयान दिया था जिसमें कहा गया था कि नए एलएचबी कोच पेश किए जाने, यानी 2020 के बाद से ट्रेनों की मानक संरचना अपरिवर्तित थी और ट्रेनों के 22 कोचों में रूटीन के अलावा 6 से 7 स्लीपर कोच, 4 जनरल, 2 सेकेंड एसी, 3 एसी कोच होंगे। यह अपने आप में इस बात की स्वीकारोक्ति है कि कोविड से पहले के वर्षों से स्लीपर और जनरल बोगियों की संख्या में कितनी भारी कटौती की गई है। महामारी की अवधि का उपयोग ट्रेनों की भारी कटौती और उनमें कोचों की नई संरचना को स्थापित करने के लिए किया गया था। कोच निर्माण के लिए हमारी रेलवे कोच फैक्ट्रीज आरसीएफ को दिए गए शेड्यूल में यह अच्छी तरह से दर्शाया गया है। रेलवे के सभी ट्रेन कोच इन्हीं 3 फैक्ट्रियों में बनते हैं। जून 2022 के शेड्यूल में जनरल और स्लीपर कोचों को घटाया गया था। 27 नवंबर 2023 को वायर रिपोर्ट जिसमें यह भी कहा गया था कि उन्होंने 2023 से 24 और 2024 से 25 का शेड्यूल देखा था। 2023 शेड्यूल में आम विभाजन है 1142 स्लीपर और जनरल बोगियां और 3044 एसी बोगियां। पहली श्रेणी में प्रत्येक 2 साल के लिए 438 सामान्य बोगियां, दीनदयालु और 704 स्लीपर बोगियां हैं। एसी बोगियों में से एसी 3 बोगियां 2253,
AC 3 बोगियां 402 और AC 2 बोगियां 389 है। भले ही मंत्री की घोषणा के बाद स्लीपर और जनरल बोगियों की नई संख्या यानी जून 2022 और नवंबर 2023 के बीच बदले हुए आंकड़े को बदल दिया गया हो। कपूरथला के एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि वंदे साधारण ट्रेनों की शुरुआत के कारण 12 स्लीपर और 8 जनरल बोगियों की जरूरत है। जनरल और स्लीपर कोचों में जानबूझकर की गई कमी को साबित करने के लिए पर्याप्त और अधिक तथ्य उपलब्ध है। 21 अक्टूबर 2023 को ऑनलाइन साइट द न्यूज मिनट ने सैकिरन नेतिनी का एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें एक RTI पर दक्षिण पूर्वी रेलवे की प्रतिक्रिया दी गई है। इससे पता चलता है कि 2009 और 2022 के बीच कुल मिलाकर स्लीपर कोचों की हिस्सेदारी 73 से 79% से घटकर 51 से 56% हो गई, यानी 23% की गिरावट। RTI से पता चला 3 ट्रेनों के आंकड़े बेहद खास है। हावड़ा बेंगलुरु रूट पर 2009 में स्लीपर कोच 79% और AC 21% थे। 2014 में यह अभी भी 79% और 21% थी। 2019 में यह संख्या 64 और 36% हो गई। 2022 आते आते यह 51% स्लीपर कोच और 49% AC। इसी तरह से हैदराबाद हावड़ा रूट पर आंकड़े निम्न प्रकार है। 2009 तक हर ट्रेन में 79% स्लीपर और 21% AC। 2014 में 71% स्लीपर और 29% AC। 2019 में फिर 79% और 21% और 2022 आते आते 55% स्लीपर और 45% AC। हावड़ा चेन्नई रूट पर RTI सूचना के अनुसार 2009 में 73% स्लीपर और 27% AC कोच थे, जो 2014 में 64% स्लीपर और 36% AC हो गए, जबकि 2019 में 65% स्लीपर और 35% AC थे, जबकि 2022 आते आते 56% स्लीपर और 44% AC हो गए। स्लीपर कोच घटाने से दोहरा लाभ। अब यह पता चल सकता है कि स्लीपर कोच घटाने से सरकार को कितना लाभ होगा। यह तुरंत दिमाग में आता है कि अधिक कमाई होगी, लेकिन AC कोचों को अटेंडेंट, बिस्तर, AC रखरखाव आदि की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित उदाहरण से तर्क और भी गहराई से स्थापित हो जाता है। हावड़ा शालीमार से चेन्नई के लिए केवल 2 दैनिक ट्रेनें हैं। 12,839 चेन्नई मेल है और 12,841 कोरामंडल एक्सप्रेस है। इन दोनों ट्रेनों में अब 3 सामान्य कोच, 3 स्लीपर कोच और 14 AC कोच है। 8 3 AC है, 2 AC 3 E है, 3 2 AC है और 1 फर्स्ट AC है। सप्ताह में एक बार 19 आम कोचों के साथ एक अंत्योदय ट्रेन है, पूरी अनारक्षित, जिसके सभी डिब्बे आमतौर पर खचाखच भरे रहते हैं। कुछ साप्ताहिक ट्रेनें सप्ताह में 5 दिन चलती है। इस रूट पर सभी ट्रेनें यात्रियों से भरपूर, अपनी सीमा से कहीं अधिक भरी हुई चलती है और इस रूट पर कई और नियमित ट्रेनों की जरूरत है। ट्रेन नंबर 12,839/12,841 में प्रति कोच रेलवे की कमाई स्लीपर में 695-80 बर्थ 55,600 रुपये है। 3 AC कोच में यह 1,825-72 बर्थ 1,31,400 रुपये है। यह वास्तव में कहानी का केवल एक हिस्सा है। प्रत्येक स्लीपर में कम से कम 40 प्रतीक्षा सूची वाले यात्री होंगे, जिससे न्यूनतम 27,800 रुपये अधिक मिलेंगे। और इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि प्रत्येक स्लीपर में जनरल टिकट वाले 40 अतिरिक्त यात्री होंगे जो स्लीपर कोच में यात्रा करने के लिए शुल्क अदा करेंगे। इस प्रकार कुल मिलाकर प्रति भरी हुई स्लीपर बोगी की कुल कमाई 1 लाख रुपए या उससे अधिक तक पहुंच जाती है, जिसमें बिस्तर या परिचारक की कोई अतिरिक्त लागत नहीं होती, नहीं बाथरूम या कोच को साफ करने की कोई आवश्यकता होती है,
क्योंकि सभी बाथरूम और मार्ग ठसाठस भरे रहते हैं और यात्री ऐसी दयनीय और अमानवीय स्थितियों में यात्रा करने पर मजबूर होते हैं। महिलाओं, बच्चों, बूढ़ों और विकलांगों की हालत बहुत ही खराब होती है, यहाँ तक कि भीड़ के कारण बाथरूम भी पहुंच से बाहर होते हैं या उपयोग से परे, गंदे पड़े हैं, और वैसे भी कि युवा पुरुष यात्रियों के लिए भी यह यात्रा करने के लिए मजबूर करने का कोई तरीका नहीं है। कोचों को पुनः डिजाइन किया गया। दूसरा मुद्दा खुद कोच से जुड़ा है। भारतीय रेलवे द्वारा उपयोग किए जाने वाले कोच भारत में निर्मित होते हैं। पहले उपयोग किए जाने वाले कोच स्विस ICF कोच थे, चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में निर्मित। 2018 से अकेले नए LHB कोच बनाए जा रहे हैं और 2020 से उपयोग में आ गए हैं। ये जर्मनी द्वारा विकसित लिंके हॉफमैन बुश कोच हैं। वे पथ कोचों की तुलना में अधिक चपटे और लंबे हैं और लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज गति के लिए डिजाइन किए गए हैं। नए कोच स्टेनलेस स्टील के हैं और इनमें पुराने शॉक एब्जॉर्बर नहीं है। इन बोगियों में जगह की भारी कमी के खिलाफ लोगों के आक्रोश के बावजूद सरकार नई इकोनॉमी 3AC, 3E कोचों पर जोर दे रही है। यात्री सुविधा एजेंडे में है ही नहीं। LBH कोच एक और लाभ प्रदान करते हैं, प्रति कोच अधिक बर्थ। ICF कोच में स्लीपर बर्थ की संख्या 72 जबकि LBH में 80 है। 3AC में संख्या 64 से बढ़कर 72, सेकेंड AC में 46 से बढ़कर 54 कर दी गई। क्या वेंडरों पर प्रतिबंध यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगाया गया है? सरकार द्वारा व्यावसायीकरण की ओर बढ़ाया गया एक और बड़ा क्षेत्र ट्रेनों में पेंट्री और रेलवे प्लेटफार्मों पर वेंडिंग है। ये सभी IRCTC के अधीन है, जो ट्रेनों में भोजन आपूर्ति का ठेका देता है। प्लेटफॉर्म वेंडिंग का अनुबंध या तो बड़ी श्रृंखलाओं से किया जाता है या विक्रेताओं को IRCTC की मानक दरों पर छोटी दुकानें चलाने का लाइसेंस दिया जाता है। सभी ट्रेनों, रूटीन, स्पेशल, शताब्दी, राजधानी में नियमित भोजन की कीमतें अधिक है, गुणवत्ता बेहद खराब है। इससे रास्ते में आने वाले कुछ शहरों में निजी कैटर्स द्वारा यात्रियों को लूटने की सुविधा मिलती है, जो यात्रियों को अच्छा खाना देने का वायदा करते हैं और खराब गुणवत्ता वाला भोजन बेचते हैं, और जिसे वे मना नहीं कर सकते हैं क्योंकि चलती ट्रेन में ऑर्डर लिया जाता है और निर्धारित स्टॉप पर जल्दबाजी में भोजन सौंप दिया जाता है। जनता खाना, पूरियां और कुछ सूखी सब्जियां जिनकी कीमत 20 रुपये है, को विक्रेता अपने स्टॉलों द्वारा प्लेटफार्मों पर शायद ही कभी प्रदर्शित करते हैं। ट्रेनों और प्लेटफार्मों पर हॉकरों और विक्रेताओं का प्रवेश वर्जित है। तर्क यह था कि वे अस्वच्छ हैं, खराब गुणवत्ता वाला भोजन बेचते हैं, आदि। लेकिन सभी यात्रियों को पता है कि चलती ट्रेन में छोटे मोटे फेरी वाले और विक्रेता होते हैं। वे ट्रेन में मौजूद रेलवे कर्मचारियों, पुलिस को पैसा देकर चल पाते हैं। यह लेख का पहला भाग है। इसके दूसरा व अंतिम भाग के लिए अगले अंक का इंतजार करें।